हाय गाइस, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 44 की। ठीक है, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 44 स्टेट्स कहता है द स्टेट शैल इंडिव्यू टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट मेहनत करती है सिक्योर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि सबके लिए सेम सिविल लॉ फॉलो हो। ठीक है, ये कंटेन होता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ आर्टिकल 44। यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, अंडर आर्टिकल 37 DPSPs आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। ये कोर्ट के थ्रू आप ये नहीं बोल सकते जाके कि ये प्रिंसिपल कोर्ट फॉलो नहीं कर रहा है या कोई भी। ठीक है, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं, DPSP गाइडलाइंस होती हैं बस, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। आप देखते हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग सिटीजन्स कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच कोर्ट टू कंपेल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर कोई यूसीसी कोर्ट फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते, कि मजबूर नहीं कर सकते किसी को फॉलो करने के लिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? ये एक सेट ऑफ सिविल लॉ है। ठीक है, एप्लीकेबल टू हर सिटीज़न के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब जैसे पर्सनल लॉज नहीं होते ना, पर्सनल लॉज होते हैं ना, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसको हटा के हम एक ही लॉ फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं यूसीसीसी। ये गवर्न करता है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन एंड मेंटेनेंस के उस पर। ठीक है, करंटली दिस मैटर्स आर गवर्न बाय डिफरेंट पर्सनल लॉ, जैसे मैंने बताया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 44 का? प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलना, तो नेशनल इंटीग्रेशन। इंश्योर करना इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे हमारा आर्टिकल 14 कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्ट्रेंथन जेंडर जस्टिस, किसी भी जेंडर पे भेदभाव ना करना। रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, सिविल मैटर्स, सारे डिस्क्रिमिनेशन रिमूव कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हम इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं। आर्टिकल 23 हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द डिबेट इज़ वेदर पर्सनल लॉ आर पार्ट ऑफ रिलीजन और सेक्युलर मैटर। ठीक है, जो आर्टिकल 25 होता है उस पर जो इसमें डिबेट है, ठीक है, पर्सनल लॉज और सेक्युलर लॉज के बीच में। आर्टिकल 14 एंड 15 जो आर्टिकल इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ठीक है, इफ़ पर्सनल लॉ क्रिएट्स इनइक्वालिटी स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, यूसीसी इज सीन एज अ रिफॉर्म मेजर टू एंश्योर इक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी दूर करता है यूसीसी से, अगर इक्वालिटी की बात हो रही हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे धर्म मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ है, सबके लिए एक समान है, तो ये इक्वालिटी की बात करता है। दस आर्टिकल 44 बैलेंस्ड फंडामेंटल राइट। अब हम जुडिशियल प्रोनाउंस पे देख लेते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, हक मूवी देखना तुम लोग। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड रिमूव कॉन्ट्राडिक्शंस इन पर्सनल लॉ। नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए सेम रूल। द कोर्ट एम्फसाइजेस द नीड फॉर यूसीसी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ रिलीजन कन्वर्जन फॉर सेकेंड मैरिज। लोग पहले दो शादी करने के लिए अपना धर्म भी चेंज कर लेते थे, तो यूसीसी उसके लिए भी अच्छा है कि सबके लिए सेम लॉज है। कोई भी नहीं कर पाएगा भाई दो शादी। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वाइल स्ट्राइकिंग डाउन ट्रिपल तलाक, द कोर्ट अगेन हाईलाइटेड द इशू ऑफ रिफॉर्म इन पर्सनल लॉज। अब इलीगल हो चुका है शायरा बानो और अहमद खान के केस की वजह से ट्रिपल तलाक, पनिशमेंट भी है इसके लिए। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसीसी। ठीक है, प्रमोट करता है, मतलब फेवर में, बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट समझ लो यूसीसी की। प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी, इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी इन लॉ, मतलब सबके लिए एक समान होगा, सर्टेन होगा, सबके लिए साथ रहेगा, सर्टेन है मतलब चेंज नहीं होगा। स्ट्रेंथन्स करता है सेकुलरिज्म, मतलब नो भेदभाव। ठीक है, रिमूव करता है लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। अब सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा जब सबके लिए एक ही समान है, तो अलग अलग लॉज अलग अलग लोगों के लिए नहीं है। जैसे हिंदूज़ में मोनोगैमी है और मुस्लिम्स में पॉलीगैमी है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो सबके लिए मोनोगैमी आ जाएगी। ठीक है, मतलब सबकी एक ही वाइफ हो सकती है, चार का कोई सीन नहीं है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसे एकदम से लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार। ठीक है,
क्योंकि इंडियाज़ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, अब जो इंडिया है इसमें बहुत सारे रिलीजन है और इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, मतलब बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फियर ऑफ इंटरफेरेंस विद माइनॉरिटी राइट्स, मतलब किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे ये राइट्स छीन रहे हैं, तो बेमतलब में विवाद हो जाता है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वैसे। अब अगर हम किसी भी रिलीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो पर्सनल लॉ सीन एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, और जो पर्सनल लॉज होती है वो रिलीजियस है, जैसे मुस्लिम लॉ है वो कुरान पर बेस्ड है, ठीक है, और हिंदू लॉ है वो टेक्स्ट पे बेस्ड है। तो वो रिलीजियस आइडेंटिटी भी है क्योंकि लॉ रिलीजियस के थ्रू ही बनाया गया है, मतलब धर्म के अनुसार सबके, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है, यूसीसी इज़ नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, मतलब यूसीसी हर जगह में फैला हुआ नहीं है अभी। हाउएवर गोवा फॉलोज अ कॉमन सिविल कोड, मगर गोवा में ये कॉमन सिविल कोड फॉलो हो रहा है। ऑफन साइटेड एज एन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब आर्टिकल 44 रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सिविल लॉज टू इंश्योर इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन दिखाता है। दो ये नॉन जस्टिसबल है, मतलब तुम इसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते। इट रिमेन अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गोल रहेगा ये हमारा, रिपीटेडली एम्फसाइज बाय द जुडिशरी, ठीक है। थैंक यू गाइस।